आज हम चर्चा करेंगे ब्रिटेन में विधि का शासन। ब्रिटिश विधि और न्याय व्यवस्था अपनी जिन विशेषताओं के लिए विख्यात है, उनमें विधि का जो शासन है वह सबसे प्रमुख है। विधि का शासन, जिसको रूल ऑफ लॉ भी कहा जाता है, राजनीतिक दर्शन में ब्रिटिश संविधान और शासन व्यवस्था का नाम विधि के शासन के साथ ही जुड़ा हुआ है। और विधि के शासन का अर्थ है कि इंग्लैंड के शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों के द्वारा नहीं, वरन विधि के द्वारा ही होता है। वहाँ पर विधि सर्वोच्च है और कोई भी व्यक्ति विधि के नियंत्रण से नहीं बच सकता। उच्चतम स्तर के व्यक्ति से लेकर निम्नतम स्तर के व्यक्ति तक सभी जो हैं वो कानून के समान, विधि के समान के सामने समान हैं। उनमें कोई भेद नहीं किया जा सकता। विधि के शासन में निरंकुश विशेषाधिकार और सरकारी मनमानेपन के लिए कोई भी स्थान नहीं है। वहाँ पर कोई विधि के जो शासन है उसमें कोई निरंकुश विशेषाधिकार भी नहीं है और किसी प्रकार का कोई सरकारी मनमानापन भी वहाँ पर नहीं चल सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन के अंदर जो विधि का शासन है वह उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता भी है। अब हम देखते हैं कि विधि के शासन की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, प्रोफेसर डाइसी ने ब्रिटेन में विधि के शासन को विधान का प्रमुख अंग माना है और उनके अनुसार विधि के शासन की 3 प्रमुख विशेषताएं उन्होंने बताई है। उन्होंने 3 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं विधि के शासन की। एक तो विधि की सर्वोच्चता, दूसरी उन्होंने बताई है कि सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की विधि है, एक ही प्रकार का न्यायालय है। तीसरा उन्होंने कहा है कि विधि का शासन व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने वाला होता है, उसका रक्षक होता है। तो डाइसी ने जैसे इसकी 3 विशेषताएं प्रमुख बताई, विधि की सर्वोच्चता, सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की विधि और न्यायालय हैं, और विधि का शासन व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, उसका रक्षक है। जो विधि की सर्वोच्चता है उससे क्या तात्पर्य है? देखिए कि ब्रिटिश शासन में सर्वोपरि स्थान किसको प्राप्त है? कानून को प्राप्त है, विधि को प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति या सरकारी अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। इसका क्या अर्थ हुआ कि सरकारी अधिकारियों के द्वारा मनमाने तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उन्हें विधि के द्वारा जो सीमाएं हैं उसके अंदर रहकर ही कार्य करना होता है और प्रशासन के सभी कार्यों के लिए यह आवश्यक है कि उनके किए जाने के लिए कानून द्वारा अधिकार प्रदान किया गया हो। जो भी अधिकार प्रदान किया गया हो वो किसके द्वारा किया गया है? कानून के द्वारा उनको अधिकार दिया गया होना चाहिए। जैसा कि हैगन और पावेल ने भी कहा है कि जो लोग सरकार बनाते हैं वे लोग मनमानी नहीं कर सकते। उनको अपनी शक्ति संसद द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार ही प्रयोग में लानी होती है। वह अपने मर्जी के अनुसार किसी प्रकार का कोई शासन नहीं कर सकते। इसी तरह से दूसरी विशेषता उन्होंने क्या कही थी कि सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की विधि और न्यायालय, जैसे सभी व्यक्ति चाहे कोई भी परिस्थिति प्राप्त क्यों न हो, विधि की दृष्टि से समान हैं और उनके लिए एक ही प्रकार के कानून तथा न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। तो प्रत्येक व्यक्ति राज्य के साधारण कानून के अधीन तथा साधारण न्यायालय के न्यायाधीशों के अंदर ही आता है ना। और प्रत्येक व्यक्ति कैसे कानून के? साधारण कानून के अधीन होता है तथा साधारण न्यायालयों के न्याय क्षेत्र के अंतर्गत ही होता है। विधि के शासन की मान्यता के कारण ही ब्रिटेन में फ्रांस जैसे प्रशासनिक न्यायालय नहीं हैं, जिनके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध उनके द्वारा किए गए उन कार्यों के लिए अभियोग चलाए जा सकते हैं जो उन्होंने अपने पद पर रहते हुए किए। ये थोड़ा सा अंतर है ब्रिटेन और फ्रांस का। ब्रिटेन की इस कानूनी समानता पर बल देते हुए डाइसी ने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री से लेकर एक सिपाही या वसूल करने वाले तक प्रत्येक कर्मचारी का दायित्व प्रत्येक ऐसे कार्य के लिए जो कानून के अंतर्गत मान्य हो उतना ही है जितना किसी साधारण नागरिक का। तो प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण नागरिक, एक सिपाही, कोई भी हो, वह कानून के समक्ष बिल्कुल समान है। क्लियर? तीसरी उन्होंने विशेषता बताई, विधि का शासन व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। देखिए कैसे करता है इसकी रक्षा। डाइसी ने बताया यह कि विधि के शासन का जो तीसरा तात्पर्य है वो क्या है कि विधि के सामान्य सिद्धांत नागरिक स्वतंत्रताओं के रक्षक
और न्यायालय की स्वतंत्रताओं तथा अधिकारों के संरक्षक हैं। व्यक्तियों के जो अधिकार और स्वतंत्रता उनके तो क्या हैं, रक्षक हैं, और न्यायालय की स्वतंत्रता और अधिकारों के क्या हैं, संरक्षक हैं। वहाँ व्यक्तियों के अधिकार और उनकी जो स्वतंत्रता हैं की सुरक्षा इसलिए नहीं है कि भारत या अमेरिका की भांति उनकी व्यवस्था संविधान के अंतर्गत दी गई है, बल्कि इसलिए है कि न्यायिक निर्णय उनकी रक्षा सदा से करते आए हैं। इसलिए वहाँ पर विधि का शासन मान्य है। विधियाँ नागरिक स्वतंत्रताओं और अधिकारों को किस प्रकार रक्षक है, और भी डाइसी ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा है, देखिए, कि केवल उस दशा में छोड़कर जब सामान्य नागरिक विधि द्वारा यह निर्णय कर दिया गया है कि कानून का स्पष्ट उल्लंघन होता है। वापस देखिए इसको, कि केवल उस दशा में छोड़कर जब सामान्य नागरिक विधि द्वारा, नागरिक जो विधि है उसके द्वारा यह निर्णय कर दिया गया है कि कानून का स्पष्ट उल्लंघन होता है, तो किसी व्यक्ति को न कोई दंड दिया जा सकता है और न उसे विहित रूप से किसी प्रकार की शारीरिक या आर्थिक हानि पहुंचाई जा सकती है ना, क्योंकि उसने कोई नागरिक विधि का उल्लंघन नहीं किया है। इस अर्थ में विधि का शासन की उस प्रत्येक व्यवस्था के विरुद्ध है जो अधिकारी व्यक्तियों द्वारा औरों पर प्रतिबंध लगाने की क्षति के व्यापक, स्वेच्छापूर्ण तथा विवेकगत प्रयोग पर आधारित है। उन्होंने कहा है कि भाई अधिकारी दूसरों पे किसी प्रकार का कोई भी गलत विवेक का प्रयोग नहीं कर सकते। उन्होंने इसी के साथ विधि के शासन की कुछ सीमाएं भी बताई है। देखिए कि केवल विधि का शासन ही नहीं है, उसकी कुछ सीमाएं भी हैं कि इंग्लैंड के संविधान और शासन के अंतर्गत सिद्धांत और व्यवहार में देखिए भारी अंतर पाया जाता है, और विधि के शासन पर ही ये बात लागू होती है। सैद्धांतिक दृष्टि से विधि के शासन के अनुसार इंग्लैंड का प्रत्येक नागरिक कानून की दृष्टि से कैसा है, समान है, और राजा से लेकर जो निर्धनतम व्यक्ति है वह सभी विधि के नियंत्रण के अंदर रहते हैं। सभी के लिए एक ही प्रकार के कानून और एक ही प्रकार के न्यायालय हैं, किंतु आचरण की दृष्टि से ये सभी बातें निर्मूल हैं। कई ऐसी बातें हैं जो विधि के शासन से मेल नहीं खाती, और उनके आधार पर हम डाइसी के इस विचार से सहमत नहीं हो सकते कि इंग्लैंड में विधि का शासन सर्वोच्च है। कई बार जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। तो विधि के शासन के अपवाद हैं कुछ, कौन कौन से हैं, जैसे अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति। विधि के शासन की व्याख्या करते हुए डाइसी ने कहा है, देखिए, कि विधि का शासन इस बात के विरुद्ध है कि अधिकारियों को शक्ति के व्यापक, स्वेच्छापूर्ण तथा विवेकगत प्रयोग का अधिकार प्राप्त हो। डाइसी के इस कथन के अनुसार ब्रिटेन में विधि के शासन की व्यवस्था विवेकगत विधि के शासन की व्यवस्था होने के कारण अधिकारी वर्गों को कोई शक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसी विवेकात्मक शक्ति नहीं देनी चाहिए। किंतु वास्तविकता तो क्या है कि ब्रिटेन में भी वर्तमान समय में राज्य का कार्यक्षेत्र इतना बढ़ गया है कि सरकारी अधिकारी अपने दायित्वों को पूरा कर सके। इस दृष्टि से वहाँ का जो है कार्य करने की उनको छूट देना जरूरी हो जाता है। और ब्रिटेन में भी प्रशासनिक अधिकारियों को विवेकात्मक शक्ति प्राप्त होने के कारण विधि के शासन की धारणा क्या हो गई है, सीमित। पहले तो कहा जाता है ना कि अधिकारी जो हैं किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कानून के समान हैं, लेकिन बढ़ते हुए कार्यों के साथ अधिकारियों की जो विवेकात्मक शक्ति है वो अभी सीमित कर दी गई है ना। विधि का जो शासन है वह सीमित हो गया है, अधिकारी अपने विवेक का प्रयोग पूरी तरह से कर रहे हैं। दूसरा कहा है कि लोग जो अधिकारी हैं उसके संबंध में विशेष शक्ति कैसे, कि विधि के शासन का क्या तात्पर्य बताया था कि सामान्य व्यक्तियों और लोक सेवक अधिकारियों में कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन में भी लोक सेवा के अधिकारी को एक सीमा तक विशेष स्थिति प्राप्त है, जैसे अपने प्राप्त है ना IAS ऑफिसर और RAS ऑफिसर और अपन कहते हैं, इसी तरह से वहाँ भी लोक सेवकों को एक विशेष स्थिति प्राप्त है। 1882 में लोक अधिकारी जो संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था उसके अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई उसके द्वारा किए गए अपराध के 6 मास की अवधि के अंदर ही की जानी चाहिए, अन्यथा यह काल तिरोहित हो जाती है। अगर 6 महीने के अंदर नहीं करी तो फिर ये उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। साथ ही ये भी है, यदि सरकारी कर्मचारियों पर चला गया अभियोग सत्य सिद्ध न हो सके तो अभियोग चलाने व्यक्ति को उसका खर्चा देना होता है। ऐसी दशा में कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अभियोग चलाने का साहस ही नहीं करता, तो देखता है कहीं मैं असफल हो गया तो मुझे पैसे जमा कराने पड़ेंगे। तो सरकारी अधिकारियों को कुछ सीमा तक प्राप्त इस विशेष स्थिति के कारण विधि के शासन की जो धारणा है वो सीमित हो गई है, क्योंकि लोक सेवकों को के अधिकारियों को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान कर दी गई हैं। तीसरा देखिए, प्रदत्त व्यवस्थापन भी विधि के शासन को सीमित करता है। पिछले लगभग कई वर्षों से है ना, राज्य के जो कार्य हैं, कानून निर्माण का कार्य है,
व्यवस्थापिका के द्वारा कार्य है ना। ये बहुत जो व्यवस्थापिका का कार्य इतना बढ़ गया है कि एक बड़ा भाग उनको कार्यपालिका को दिया गया है, और व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून निर्माण की शक्ति का भाग दिया जाता है वह क्या कहलाता है? प्रदत्त व्यवस्थापन। व्यवस्थापिका के द्वारा कार्यपालिका का जो कानून निर्माण बनाने का कार्य दिया जाता है वो प्रदत्त व्यवस्थापन कहलाता है। और यह प्रदत्त व्यवस्थापन की विधि के शासन को क्या करती है? सीमित करती है, क्योंकि डायसी ने द्वारा प्रतिपादित जो विधि के शासन का अर्थ है वह क्या है? प्रशासन का प्रत्येक कार्य या तो सामान्य कानून या संसदीय कानून द्वारा अधिकृत होगा, है ना, अधिकृत होगा। किंतु प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन स्वयं द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार ही कार्य करता है, और वर्तमान समय में प्रदत्त व्यवस्थापन की उपयोगिता सभी पक्षों के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था से विधि के शासन का क्या है? बहुत ही ज़्यादा आघात पहुंचा है। अपने हिसाब से काम कर रहे हैं वो लोग। चौथी जो सीमा इसकी दी है, देखिए वो दिया है प्रशासनिक नियम और न्यायालय। कि विधि के शासन का एक पक्ष यह भी है कि सामान्य व्यक्ति और राजकीय पदाधिकारी दोनों के लिए एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालय हों। किंतु संसद ने राष्ट्रीय बीमा अधिनियम, है ना, व्यवहार में ये बात नहीं है बिल्कुल भी। अगर देखा जाए तो राजकीय पदाधिकारी और दूसरे सामान्य व्यक्तियों के लिए एक ही प्रकार के न्यायालय हों, किंतु व्यवहार के अंतर्गत ब्रिटेन में ऐसी बात अभी नहीं है। पिछली लगभग 2 पीढ़ियों में ब्रिटिश संसद ने राष्ट्रीय बीमा अधिनियम, मकान अधिनियम, किराया अधिनियम, सड़क यातायात अधिनियम ऐसे कानूनों का निर्माण किया है, और इन कानूनों ने नागरिकों तथा विभागीय अधिकारियों के जो संबंध है उसको एक विशेष दशा प्रदान की है, जो प्रशासनिक नियमों और न्यायाधिकरण की ओर जाती है। तो इन प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा अर्धन्यायिक रूप में कार्य किया जाता है, और अब इस बात को सभी पक्षों ने स्वीकार कर लिया है कि ये न्यायाधिकरण सामान्य न्यायालयों की अपेक्षा शीघ्रतापूर्वक कम खर्च में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ती जा रही है, और वर्तमान समय में समस्त ब्रिटेन में एक प्रकार का प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की संख्या लगभग 2000 से ऊपर पहुंच चुकी है, जिनके द्वारा लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा, 1 या 1.5 लाख से भी ज़्यादा विवादों की सुनवाई की जाती है। और ये जो न्यायाधिकरण होते हैं इनमें सदस्यों की नियुक्ति सामान्यतः संबंधित विभाग के मंत्री द्वारा ही की जाती है, लेकिन कुछ अधिक महत्वपूर्ण न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति सम्राट या चांसलर भी करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए कि इनके बीच में सीमाएं निर्धारित हैं। विधि के शासन की कुछ सीमाएं देखिए इंग्लैंड के सम्राट के ऊपर भी है कि इंग्लैंड के सम्राट के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता, और उसे कभी भी किसी न्यायालय के सम्मुख पेश नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सम्राट अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करने में भी स्वतंत्र है। तो विधि का शासन इसमें क्या कर लेगा जब ये कर ही नहीं सकते हैं? तो विदेशी शासकों तथा राजदूतों के ऊपर ये लागू नहीं होता है ना। और गृह मंत्री को ये अधिकार है कि वह किसी भी विदेशी नागरिक को ब्रिटिश प्रजा होने का प्रमाण पत्र दे सकता है। सैनिक दल के सदस्यों पर भी सैनिक विधियों का नियंत्रण होता है, और उनका अभियोग सैनिक जो न्यायालय हैं उसमें निर्णीत होता है। तो यहाँ पे भी विधि का शासन मात खा जाता है। वास्तव में आज इंग्लैंड में उस रूप में विधि का शासन विद्यमान नहीं है जिस रूप में डायसी ने उसको चित्रित किया था। आज इंग्लैंड में कई तरह से इसका उल्लंघन किया जाता है, और अब इंग्लैंड में बहुत अधिक सीमा तक प्रशासनिक न्याय का विकास हो चुका है।